बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रिजवान गिलज़ई और मेरे साथ सदीक जान साहब मौजूद हैं। कल 4 दिसंबर जुमेरात का दिन बहुत इंपॉर्टेंट इस हवाले से है कि पहली दफ़ा होगा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा वफाक के साथ बराह रास्त किसी इजलास में शरीक होंगे। NFC का इजलास है, 5 साल बाद हो रहा है और NFC के हवाले से उन्होंने एक पूरा मोमेंटम तो बिल्ड किया हुआ है। ये NFC है क्या, इसमें जो सूबों का शेयर है वो किस बुनियाद पर तकसीम किया जाता है और खैबर पख्तूनख्वा के कितने वाजबात हैं, ये तफसील मैं आपको बताऊँगा। लेकिन उससे पहले ये सियासी तौर पर कितना अहमियत का हामिल है ये इजलास, उससे पहले जो एक पूरा इसका बैकग्राउंड और पूरे सूबे के अंदर सुहेल आफरीदी ने जो एक मोमेंटम बनाया, तमाम सियासी जमातों को इस पर इकट्ठा किया, यूनिवर्सिटीज़ में सेमिनार किया और अब वो खुद जा रहे हैं। उनसे ये सवाल भी हुआ था अगले दिन जब वो साफियों के साथ मौजूद थे, तो उन्होंने कहा था कि मेरे सूबे के हक का मामला है और मैं इसमें जाऊँगा। क्या करेंगे वो जाके, कितना इस सियासी तौर पर है। मैं सदीक जान साहब ज़रा इस पर इनिशियली बात करते हैं, इससे पहले कि हम इसकी फिर बताएं कि इसकी कंपोजिशन क्या होती है, इसका तरीकाकार क्या होता है। अगर आप मुझे साथ माइक भी दे दें जी प्लीज़। अगर आप माइक ना करें तो आजकल आप मख्तर मलिक साहब के साथ उठते बैठते हैं, पता भी नहीं चलता ना, जहाँ से जाके ब्लॉक करें आप। अच्छा देखें रिजवान साहब, बात यह है कि बतौर वज़ीर आला सुहेल आफरीदी साहब की कल आला ऐवान में बड़ी इमारतों में पहली एंट्री होगी और इस एंट्री के लिए जितनी वो तैयारी कर रहे हैं उन्होंने इसके ऊपर कम से कम कोई 9 से 10 मीटिंग्स कर चुके हैं। इस्लामाबाद में भी कर चुके हैं और पेशावर में भी कर चुके हैं। इस वक्त जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हो सकता है इस वक्त भी उनकी मीटिंग जो है वो जारी हो, क्योंकि इस्लामाबाद में भी उन्होंने 2 मीटिंग्स बुलाई हुई थी। एक पार्टी की कुछ जो इमरान खान साहब के पैगामात आए हैं उस हवाले से और एक मीटिंग NFC के हवाले से। देखें, एक तो इमरान खान साहब ने उनको पैगाम भिजवाया है कि आप जो कर रहे हैं वो शानदार कर रहे हैं, ज़बरदस्त कर रहे हैं। और वो जो इमरान अली का जिस तरह से ट्वीट करते हैं ना, मैं राज़ी तेरे थे ठीक है ना, वो अक्सर जब कोई एग्रेसिव बात करता है तो वो पे ट्वीट करते हैं इमरान अली का, ओ फलाना मैं राज़ी तेरे थे, ठीक है। तो इमरान खान ने भी कहा है कि मैं तुम्हारे पे राज़ी हूँ और इमरान खान ने कहा है कि तुम फ्रंट फुट पे खेलो और खुल के खेलो, मेरी तुम्हारे मुकम्मल सपोर्ट है। देखें, ये मामला मैं अपनी एक वीडियो में ना बड़ी डिटेल से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, 1 से 2 मिनट में मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये कितना सेंसिटिव एक वफाकी हुकूमत के लिए नैरेटिव है। इस वक्त सुहेल आफरीदी को PTI से हट के जिन लोगों ने PTI को वोट नहीं दिया KP में, उनसे अगर सपोर्ट मिल रही है तो 2 चीज़ों पे मिल रही है। एक NFC के ऊपर मिल रही है, एक अमन अमान के ऊपर मिल रही है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें KP के हर फर्द, हर शख्स, हर बच्चे, हर औरत, हर बुजुर्ग, हर रहने वाले की ज़रूरत है। चाहे वो पश्तून है या नहीं है, वो हज़ारे में रहता है या वो डेरा इस्माइल खान में रहता है, वो सराइकी है, वो पश्तून है, वो किसी और कौम से ताल्लुक़ रखता है, उसका मसला क्या है, वो जो KP में रहता है, ये दोनों चीज़ें उसकी ज़रूरत है। एक, जब सुहेल आफरीदी कहते हैं कि वफाक ने हमारा 3,500 अरब देना है, हमें दो, अब KP का हर शख्स ये कहता है कि यार सुहेल आफरीदी ठीक कह रहा है। और इस पर सुहेल आफरीदी ने इतनी ज़बरदस्त पोलिटिकल मैच्योर मूव की कि उन्होंने अपोजिशन जमातों को भी इस पर ऑन बोर्ड रखा, उनको भी मिले, उन्होंने इसके ऊपर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर डिस्कशन भी करवाई, अवाम के अंदर एक बहस छेड़ दिया है। इस वक्त KP के अंदर जिस बंदे का सियासत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, वो भी कहता है यार वो जो सुहेल आफरीदी 3,500 अरब मांग रहे ठीक कह रहा है कि हमारे वसाइल हैं, हमारे इधर से गैस जाती है, सस्ती बिजली जाती है, वो हमारा हिस्सा है, हम भीख नहीं मांग रहे। अगर आप इमेजिन करें ना कि 3,500 अरब KP को मिल जाए तो इमेजिन करें KP में क्या से क्या हो जाएगा। 3,500 अरब कितने होते हैं? जब ठीक है, वफाक और पंजाब का मुआवजा किया जाता है तो उसके अंदर उनका सबसे बड़ा पॉइंट ये होता है कि हमारे पैसे दो ताकि हम लोगों के ऊपर खर्च करें। बिल्कुल। फिर आप देखें इस चीज के ऊपर सुहेल आफरीदी को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रही है और ये चीज वफाक के लिए खतरनाक है। जब एक सूबे के अंदर एक जारहाना इनिंग्स खेलने वाला वज़ीर आला वो 45 दिन में, यही देखें, यही इमरान खान साहब चाहते थे अली अमीन गंडापुर साहब से कि आप वफाक को टफ टाइम दें। इस वक्त वफाक की कामें टांग रही हैं इस चीज के ऊपर, क्योंकि हमारे जो देखने वाले हैं ना वो सिर्फ समझते हैं कि सुहेल आफरीदी से सिर्फ हुकूमत उस वक्त डरती है जब वो कहते हैं कि मैं इस्लामाबाद आ जाऊंगा। नहीं, ये जो KP के लोगों के अंदर वो जो एक लावा पक रहा है और उसकी उन्होंने नीचे आग तेज कर दी है ताकि तेजी से पके, ये वफाक के लिए बहुत खतरनाक है। कल को जब सुहेल आफरीदी ये कहेंगे कि उनका जो प्लान है कि वो आगे चल के एक प्रोग्राम दे देंगे कि अगर वफाक से मुझे 3,500 अरब मिलता है तो ये चीजें तो हम अपने फंड से कर रहे हैं, लेकिन 3,500 अरब मिल गया तो इस डिस्ट्रिक्ट को मैं ये दूंगा, इस डिस्ट्रिक्ट को मैं ये दूंगा, इस रीजन को ये दूंगा। अब आप मुझे बताएं कि उस रीजन के लोग नहीं चाहेंगे और फिर वो ये भीख नहीं है, ये उनका हक है KP वालों का। तो ये बहुत डेंजरस एक नैरेटिव है जो वफाक के खिलाफ अपने हक के लिए सुहेल आफरीदी ने बना दिया है। फिर वो 1,000 अरब का पैकेज लेकर आ रहे हैं कबायली इलाकों के लिए, इसलिए कबायली लोग भी उनके पीछे खड़े हुए हैं। तो
कल पहली मीटिंग है, उसमें सोहेल आफरीदी बहुत टफ टाइम देने जा रहे हैं। बड़ी उन्होंने तैयारी की है, बहुत उन्होंने तैयारी की है। मुमकिन तौर पर क्या सवालात हो सकते हैं, क्या चीजें हैं, फैक्ट्स फिगर्स क्या है, और वो उन्होंने कहा है कि मैं जब जाऊंगा तो चीखें सुनाई देंगी कि कोई आया था। ठीक है, तो जज्बाती बात नहीं बल्कि फैक्ट्स एंड फिगर्स और वो पूरी तैयारी जिस तरह आप जिक्र कर रहे हैं। बिल्कुल वो अच्छा। दूसरा जो है ना, दूसरी जिस चीज को उनको सबसे ज्यादा सपोर्ट मिल रही है उसको भी वो आगे बढ़ाने जा रहे हैं, वो है जब वो कहते हैं कि केपी के अंदर जो ऑपरेशन का मामला है, कार्रवाइयों का मामला है, उसके ऊपर केपी की हुकूमत को नहीं, सोहेल आफरीदी को नहीं, मुझे नहीं, वो कहते हैं कि केपी की असम्बली को ऑन बोर्ड लें, केपी के तमाम जमातों को, नून लीग पीपल्स पार्टी समेत सब जमातों को ऑन बोर्ड लें, जो असम्बली है, जो अवाम के मुंतखब फोरम है उसको ऑन बोर्ड लें। दूसरा वो कहते हैं कि जो अमायदीन हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो बड़े हैं, जो मशर हैं, उनको ऑन बोर्ड लें। इस चीज के ऊपर भी उनको पीटीआई से हटके सपोर्ट मिल रही है उन लोगों की जिन्होंने वोट नहीं दिया था। ये दो वो चीजें हैं जो वफाक के लिए इस चीज से ज्यादा खतरनाक हैं कि सोहेल आफरीदी इस्लामाबाद अभी आ जाएं, इसलिए कि सोहेल आफरीदी ऐसी चीजें कर रहे हैं जिससे केपी के वो लोग जो जिन्होंने पीटीआई को वोट नहीं दिया था, जो इमरान खान की रिहाई के लिए नहीं निकलेंगे, वो जुड़े हैं सोहेल आफरीदी के साथ। और सोहेल आफरीदी आप जब इस्लामाबाद आएंगे तो वो सिर्फ इमरान खान की रिहाई का मुतालबा नहीं लेके आएंगे, वो बड़ी स्मार्ट मूव करेंगे, वो ये पूरा एक नैरेटिव बना रहे हैं। अब आप मुझे बताएं ना, उन्होंने जब 2 दिन में 200 सहाफियों से मुलाकातें की, सबको उन्होंने कितना जबरदस्त अपना नैरेटिव समझाया। उन्होंने कहा कि मेरे बारे में ये कहा जाता था कि मैं इंतशारी हूं, फसादी हूं, वफाक पे हमलावर होने के लिए इमरान खान ने मुझे वज़ीर आला बनाया है, लेकिन देखो मैं वज़ीर आला बना, वज़ीर आला बनने के बाद मैंने क्या किया, मैंने वज़ीर आज़म को खत लिखा, मैंने वज़ीर आज़म से फोन पे बात की, मैंने पंजाब हुकूमत को खत लिखा, मैंने इसमें इस्लामाबादी कोर्ट में पिटीशन डाली, मैंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली, मैंने चीफ जस्टिस इस्लामाबादी कोर्ट में मिलने की कोशिश की, मैंने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात की कोशिश की, मैंने सूबाई असम्बली में करारदाद पास की, मैंने कौमी असम्बली की पार्लिमानी जो पार्टी है उसमें करारदाद मंजूर करवाई, मैंने स्पीकर कौमी असम्बली से मिलने की कोशिश की, मैं 8 बार अडयाला गया हूँ, मैं मीडिया पे बार बार बात कर रहा हूँ, मैं मुतालबा कर रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि ये जो मैंने 13 चीजें की हैं, इन 13 चीजों के बाद मैं मीडिया वालों आपसे पूछता हूँ आप मेरे पास क्या ऑप्शन है। उन्होंने कहा अब जब मैं सड़कों पे आऊंगा मुझे ये तो नहीं कहोगे ना कि तुम गलत कर रहे हो। कितना उन्होंने नैरेटिव कैसे अपना बिल्ड किया है। और फिर वो ये जो 2 चीजें हैं इसके ऊपर भी वो अपने एक केस बिल्ड कर रहे हैं, एनएफसी वाले पैसों के ऊपर, अमन अमान वाले मामले के ऊपर, और जब वो अब निकलेंगे तो इन तीनों चीजों पे बात करेंगे। और चौथा जिसका मैं बार बार हवाला दे रहा हूं, आपके साथ व्लॉग में भी उन्होंने बात की, इंटरव्यू में बात की, जो शफकत अयाज एक डेंजरस एक नैरेटिव बना रहे हैं कि भाई आप पख्तूनों के जो वज़ीर आला है मुंतखब, उसकी इतनी आप तजलील और तज़हीक करते हैं कि उसको आप सारी रात बिठाते हैं और उसके लीडर से मिलने नहीं देते। और आखिरी बात, जो शफी जान हर चैनल पे जाके बात कर रहे हैं कि अगर वज़ीर आला पंजाब को एयरफोर्स का जहाज अवेलेबल है जो पंजाबियों की वज़ीर आला है, तो क्या पंजाबियों की भी वैसे नहीं है, पंजाब के लोगों ने तो उनको एमपीए, उनके अपने हल्के के लोगों ने उनको वोट नहीं दिया, मैच शराफत जीत गए थे, वो हार गई थी। वो ये कह रहे हैं कि भाई पंजाब की जो फॉर्म 47 की वज़ीर आला है जिसको आपने मुसल्लत किया है, जो अवाम की नुमाइंदा नहीं है, जिसको अपने हल्के के लोगों ने वोट नहीं दिया, उसको तो आपने एयरफोर्स का जहाज दिया हुआ है। और जो सोहेल आफरीदी है उनका आपने पासपोर्ट ब्लॉक किया हुआ है। ये एक रियासत 2 दस्तूर क्यों, ये बहुत खतरनाक नैरेटिव है जो हर चैनल पे जाके शफी जान कह रहे हैं। और मैं आप इससे पहले कि ये आप एक्सप्लेन करें, मैं क्योंकि हमारे देखने वाले समझ रहे होंगे कि ये बड़ी खुश्क सी बात टॉपिक कर रहे हैं, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए समझना कि ये एनएफसी क्या है और क्यों सोहेल आफरीदी को इस पर सपोर्ट मिल रही है। और ये भी मैं आपको बता दूं शफी जान के हवाले से जिक्र करके कि वो टॉक शोज में बड़े बड़े एंकरों के सामने बैठ रहे हैं, लेकिन कमाल नैरेटिव क्लैरिटी। और ये जो एनएफसी वाला मामला है, इसमें सोहेल आफरीदी एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कह रहे हैं कि फाटा जो था, कबायली अजला थे, उनको आपने जम तो कर दिया केपी के अंदर, आपने इंतजामी तौर पे जम कर दिया, लेकिन आपने फाइनेंशियली उसको जम नहीं किया। जो उनके हिस्से का पैसा था एनएफसी के तहत जो तकसीम होता है वो आप नहीं दे रहे। अब आप जरा एक्सप्लेन कर दें लोगों को पता चले। इस आने से पहले क्योंकि आपने कहा कि ये इश्यूज कितना टफ टाइम दे रहे हैं वफाक को, कल रात मोहम्मद मालिक साहब ये बात कर रहे थे कि सोहेल आफरीदी को ये कहा गया है कि अगर आप इस जो अमन अमान की सूरत हाल है और हुकूमत की जो पॉलिसी है दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशंस के हवाले से, अगर आप इससे पीछे हट लें तो आपके लिए आसानियां हो सकती हैं। यानी वो उनकी ये जो उन्होंने ये टेक ली हुई है, ये वफाक के लिए कितना प्रॉब्लमेटिक है कि वो उनको ये कह रहे हैं कि आप इससे पीछे हट जाएं तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। गवर्नर राय नहीं लगेगा बिल्कुल। और फिर एक और चीज देखें, बिलावल जिसको बड़ा बना के पेश किया जाता है, मुराद अली शाह बड़ा बना के पेश किया जाता है, वो भी एनएफसी के ऊपर खिलाफ है ना कि सूबों का शेयर। अच्छा, वो कहते हैं शेयर कम ना करें। ये कह रहे हैं मेरा तो शेयर मुझे मिल ही नहीं रहा, पहले मेरा तो शेयर बढ़ाएं, मेरे तो आपने 3,500 अरब देने हैं।
लेकिन एक तरफ पीपल्स पार्टी है जो 5 दहाइयों से ज्यादा हो गए उनको सियासत में, और एक है जिसको 5 हफ्ते हुए, अभी 5 हफ्ते हुए उसको वज़ीर-ए-आला बने। उसकी पॉलिटिकल मैच्योरिटी देखें, उसने वहां पे यूनिवर्सिटियों के अंदर सेमिनार्स करवाए हैं, उसने वहां पे अपने अपोजिशन के लोगों को ऑन बोर्ड लिया, उनको रिस्पेक्ट दिया। एक चीज मैं उसका हूं, वो कहते हैं यार असेंबली के अंदर चाहे कोई फॉर्म 47 के जरिए आ गया है, केस लड़ने हम अदालतों के अंदर कि ये जाली नुमाइंदा है, लेकिन जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी असेंबली के अंदर आ गई है, हम असेंबली के अंदर उसको रिस्पेक्ट देंगे, हम पॉलिटिकल पार्टीज को कमजोर नहीं करेंगे। हम उन कुवतों को कमजोर करेंजोर जो सियासतदानों को कमजोर करती हैं। जो सियासतदान है उनको मैं कमजोर नहीं करूंगा, उनको मैं इज्जत दूंगा, और इसीलिए उन्होंने अमन जरगे में जो है वो सबको बुलाया। अब जरा और एनएफसी में भी उन्होंने सबको इकट्ठा किया, और ये एक पहली दफा हुआ कि पीपल्स पार्टी के अहमद करीम कुंडी और नून लीग के शाहजहान यूसुफ वज़रा के साथ खड़े होकर सूबे के हकूक़ का मुतालबा कर रहे थे। अच्छा, मैं क्विकली इसको सम अप करता हूँ कि इसका एक मिसाल देते ना यहीं पे कि आप इमेजिन करें कि अगर पीटीआई का खैर है, अगर पीटीआई का अपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी खड़ा होकर पंजाब में मरियम नवाज के किसी मुतालबे की हमायत कर रहा हो तो क़यामत ना बरपा हो जाए। सही बात है। आप देखें इस चीज को डिस्कस टीवी चैनल्स नहीं कर रहे कि सुहेल आफरीदी के मुतालबे की पीपल्स पार्टी और अपोजिशन के लोग खड़े होकर इंडोर्स कर रहे हैं उसको। इमेजिन करें, ये उनकी लेजिटिमेसी, हाँ, ये उनकी जो लेजिटिमेसी है उसके ऊपर भी एक मोहर है। अच्छा, क्विकली जी मैं बताऊं कि एनएफसी क्या है, नेशनल फाइनेंस कमीशन। ये एक आईनी मैकेनिज्म है जिसमें वफाक और सूबों के दरमियान जो टैक्स से हासिल होने वाली आमदनी है उसको तकसीम किया जाता है। और ये फार्मूला 2009 में जब 18वीं आईनी तरमीम हो गई, उसके बाद जो 7वां एनएफसी अवार्ड था, उसके बाद ये एनएफसी अवार्ड नहीं हुआ, उसी फार्मूले के तहत ये रकम तकसीम की जाती है। इसके मुताबिक जो कुल जो आपकी टैक्स महसूलात होती हैं उसमें से 57.5% हिस्सा सूबों के दरमियान तकसीम किया जाता है, और बाकी जो 42.5% हिस्सा है वो वफाक के पास रहता है। अच्छा, ये जो 57.75% जो हिस्सा है, इसमें जो पंजाब का शेयर है वो 51.74% है, सिंध का 24.55% है, पख्तूनख्वा का 14.62% है, और बलूचिस्तान का 9.9% है। अच्छा, ये सवाल ये है कि खैबर पख्तूनख्वा को एतराज़ क्या है, यानी उनको अपनी आबादी के तनासब से उनका जो 14% हिस्सा बनता है वो मिल रहा है, तो फिर उनको क्यों एतराज़ है? उनको एतराज़ ये है कि इसमें यह तय हुआ था कि जिसके जो अखराजात होंगे, यानी क्लेमिटी होगी, दहशतगर्दी से सूबा मुतासर है, तो दहशतगर्दी से मुतासर होने के बाद जो अखराजात हैं तो उसकी मद में रकम नहीं मिल रही। दूसरा, 2018 में फाटा जो कबायली अजलात है उनको खैबर पख्तूनख्वा में जम कर दिया गया था। उसके बाद ये हुआ कि सूबे की आबादी भी बढ़ गई, सूबे का रकबा भी बढ़ गया, और वफाक ने उस वक्त ये वादा किया था कि हर साल फाटा के लिए जो नए जमशुदा अजला हैं उनके लिए 100 अरब रुपए इजाफी खैबर पख्तूनख्वा को हुकूमत को दिए जाएंगे, जो नहीं दिए गए। इसके अलावा उनका जो अगला जो एतराज़ है वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा पन बिजली यानी पानी से पैदा होने वाली सस्ती बिजली प्रोड्यूस करता है, और उसके मद में उनको नेट हाइडल प्रॉफिट NHP जो है वो उसकी मद में उनको रकम मिलती है, जो कि एक अरसे से डिले है, नहीं मिल रही। ये जो सारी रकम है, इसके मुताबिक जो वफाक है वो ये समझता है कि खैबर पख्तूनख्वा का जो नेट हाइडल प्रॉफिट है वो 74 अरब रुपए है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मुतालबा है कि ये 200 अरब रुपए है और ये उनको नेट हाइडल प्रॉफिट की मद में मिलना चाहिए। जो फाटा के इंतजाम की रकम हुकूमत ने देनी थी उसका तकरीबन 300 से 550% रकम बनती है। अच्छा, ये वैसे डिबेटेबल भी है, इसके अंदर जो फिगर्स खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत दे रही है वो कहते हैं कि हमारे तकरीबन 3000 अरब रुपए देने हैं, लेकिन इसमें जो एक आज़ादाना राय है, यानी जो जिसमें माहिरीन मईशत हैं जो समझते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा को उनको हिस्सा मिलना चाहिए, वो 850 अरब रुपए से 1100 अरब रुपए की रकम बनती है, जो इस वक्त वफाक ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अदा करनी है। अच्छा, ये अब एक अरसे से ज़ाहिर ये डिले हो रहा था, और इसकी वजह यही थी कि हुकूमत, वफाकी हुकूमत जो है वो खुद इतनी माली मुश्किलात का शिकार है कि वो सूबों के पैसे रोक के बैठी हुई है। लेकिन इस दौरान जो इंपॉर्टेंट चीज़ हुई वो ये हुई कि जब 27वीं आईनी तरमीम आ रही थी और इसमें अभी ये डिबेट चल रही है, और ख़ास तौर पर जो हमारी मुसल्लह अफवाज हैं वो ये समझती हैं कि जो वफाक का हिस्सा है वो इसके अंदर बढ़ाया जाना चाहिए और सूबों का हिस्सा कम करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि इस वक्त जो हमारे दफाई अखराजात हैं वो पूरा करने के लिए वफाक को ज़्यादा रकम दरकार है, लिहाजा सूबों की जो NFC के अंदर जो शेयर्स हैं उसके अंदर कटौती की जाए और वो वफाक को दिया जाए। और इस हवाले से 27वीं आईनी तरमीम में पहले जो मुजवज़ा ड्राफ्ट आया था, जो बिलावल भुट्टो जरदारी
पाकिस्तानी ने लीक भी किया। उसके अंदर यह था कि NFC अवार्ड के जो शेयर है सूबों का, उसके अंदर कटौती होगी। पीपल्स पार्टी ने उसके ऊपर एतराज़ किया, वो रोक दिया गया। लेकिन अब चूंकि ये मुतालबा वफाक का है और ख़ासतौर पर मुसल्लह अफवाज का है, तो इस हवाले से ये कहा जा रहा है कि जो NFC अवार्ड के हवाले से जो कंपोजिशन है, जो फार्मूला है, उसको तब्दील किया जाएगा और उसके लिए 28वीं आईनी तरमीम लाई जाएगी। पीपल्स पार्टी को हर सूरत उसको मानना पड़ेगा और उस सूरत में सूबों का जो शेयर है वो मजीद कम होगा। लेकिन अगर इस फार्मूला के मुताबिक भी सूबों का शेयर कम भी हो जाता है, उस सूरत में भी जो वफाक की तरफ खैबर पख्तूनख्वा के वाजबात हैं वो 850 अरब रुपए से 1100 अरब रुपए बनते हैं और वो लेने के लिए सुहेल आफरीदी जो है वो पूरी तरह से पुरअज़्म है, पूरी तरह से उन्होंने एक केस बिल्ड कर लिया है। इजलास में वो जाएंगे, जिस तरह उन्होंने सहाफ़ियों को बड़ी डिटेल से कन्विंस किया और मुतासिर किया, तो इस इजलास के अंदर भी वो खुद अपने सूबे का केस लड़ने जा रहे हैं। और उससे पहले सूबे के अंदर उन्होंने एक पूरा ये एक ही यानी आप ये समझ लें कि मौक़िफ़ बना लिया है, जिसमें तमाम लोग जो है वो उनके इस मौक़िफ़ की तायद भी कर रहे हैं कि ये बात बिल्कुल ठीक है और अपोजिशन जमातों ने भी किया है। तो आप सोचें कि अगर 850 से 1100 अरब रुपए वफाक के ज़िम्मे जो वाजिबुल अदा हैं सूबे के, वो मिल जाएँ तो खैबर पख्तूनख्वा में वो दहशत गर्दी से लड़ने के लिए जो अपनी पुलिस है उसको जिस तरह इक्विप कर सकते हैं, क्योंकि हुकूमत ने अभी तक उनको सिवाय उन 4 जो बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ थी जिनको उन्होंने कहा कि ये कचरा गाड़ियां हैं या ये आपने उठा के सारा कबाड़ भेज दिया है, उन्होंने वापस भी कर दी थी। लेकिन इस वक्त जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान के क़याम के हवाले से, वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस को इक्विप करना है, उसके लिए पैसे चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, उसके लिए पैसे चाहिए। और ख़ास तौर पर कबायली इज़लाह के लिए जो है रकम दरकार है। अगर ये रकम उनको मिल जाती है तो फिर वो जो मुआवजा किया जाता है कि पंजाब बहुत आगे निकल गया, बहुत तरक्की कर गया, क्यों आगे ना निकले कि पंजाब को 51% शेयर मिलता है और उसके अंदर फिर ये आप देख रहे हैं जैसे उनके फ्लाईओवर्स भी बनते हैं, अंडरपासेस भी बनते हैं और लाइटें भी वो लगाते हैं और लोग खुश हो जाते हैं कि बड़ी तरक्की हो रही है। और लोगों को ये समझना चाहिए कि वो तरक्की इसलिए हो रही है कि वो से उनको पैसा मिलता है, वो खर्च करते हैं, लेकिन जो दूसरे सूबों को हकूक हैं वो नहीं मिल रहे। और इसी वजह से वहाँ पर फिर ये एतराज़ होता है कि जी खैबर पख्तूनख्वा में क्या कर लिया, वहाँ पर इन्होंने कुछ सड़कें नहीं बनाई, रोड्स नहीं बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाए। तो उसकी वजह यह है कि वो ये लोगों को समझाने में कामयाब हो चुके हैं कि हमारे पैसे वफाक नहीं दे रहा, और अगर वफाक पैसे नहीं देगा तो अभी तो वो इजलासों के अंदर इसको इस केस को उठाएंगे, इस मुकदमे को उनके जो अरबाब इख्तियार है उनके सामने रखेंगे। लेकिन अगर ये नहीं माना जाएगा तो फिर जैसे सदीक जान साहब ने कहा कि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। तो जिस तरह से जिस सियासी मेच्योरिटी के साथ वो मूव कर रहे हैं, ये बिलाशुबा सब लोग इसकी तारीफ़ भी कर रहे हैं और ख़ुद इमरान खान ने भी कल ये कह दिया कि वो उनसे राज़ी हैं। तो बेहतरीन तरीके से वो स्ट्रेटजी को चल रहे हैं और यही वजह है कि NFC जो किसी ज़माने में लोगों को पता नहीं था कि ये होता क्या है, आज सूबे के हर जो शहरी है उसकी ज़ुबान के ऊपर NFC में जो खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है जो वफाक नहीं दे रहा, वो उसका मुतालबा अपने वज़ीर आला के साथ मिलकर कर रहे हैं। और अभी तक ये इजलासों में मामला है, अगर ये ना हल हुआ तो फिर ये मामला सड़कों पे भी हल हो सकता है, उसके भी इम्कानात मौजूद हैं। बहरहाल ये कुछ तफसीलात थी NFC के हवाले से। सदीक जान साहब बहुत शुक्रिया आपका, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 3 दिसंबर है और दिन है बुध का। इस वक्त आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान में एक ही खबर है, नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन और नोटिफिकेशन। अब फैसल वाडा साहब, मुनीब फारूक साहब, हसन अयूब साहब ये इस्टेब्लिशमेंट के बहुत ही ज़्यादा करीब है, इसमें कोई शक नहीं है। उन तीनों के भी नोटिफिकेशन के मामले पर बयानात आ गए हैं और वो आसमा शराजी साहिबा और अबसार आलम साहब, तलत हुसैन साहब इनकी खबरों को डिनाई कर रहे हैं। अब एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट के करीबी सहाफ़ी हैं, दूसरी तरफ वो सहाफ़ी हैं जो हुकूमत के साथ वेल कनेक्टेड हैं, उनकी रसाई है हुकूमत तक और उनके पास शरीफ ख़ानदान के करीबी लोगों तक, डायरेक्ट शरीफ ख़ानदान तक उनकी रसाई है, वो उनसे खबर ले सकते हैं, कोई चीज़ पूछ सकते हैं। लेकिन पहले बात कर लेते हैं सोराब बरकत साहब। आज सोराब बरकत साहब को एक और केस में गिरफ्तार कर लिया गया है और इस हवाले से मोहम्मद उमैर साहब ने ट्वीट भी किया है, उन्होंने FIR भी साथ लगाई है कि सोराब बरकत के खिलाफ एक और मुकदमा सामने आ गया है जिसमें सियासत.pk के सरबराह अदील हबीब और दीगर लोगों को नामजद किया गया है। मुकदमा 16 माह पुराना है मगर अब मंजर-ए-आम पर आया है। FIA मुकदमे से कबल इंक्वायरी करने और नामजद करदा लोगों को बुलाने का पाबंद है मगर वो कानूनी रास्ता भी नहीं अपनाया गया। ये मुकदमा अहमद नामी आम शहरी की दरख्वास्त पर दर्ज किया गया है जो कि लाहौर के इलाका मजंग का रिहायशी है। और फिर क्योंकि बैरिस्टर साद रसूल साहब आज इस्लामाबाद में थे और उनको कल वहाँ पे उनकी पहले केस में ज़मानत के लिए पेश होना था, तो मियाँ अली इशफाक साहब जो हैं वो मेरे ख्याल वहाँ पे पेश हुए हैं। मैं उनका ट्वीट देख रहा था और इसमें भी मेरे ख्याल 1 महीने का उनका जिस्मानी रिमांड मांगा गया था, 2 दिन का जिस्मानी रिमांड जो है वो दिया गया है। तो बहरहाल सूरत हाल आपके सामने है। राय गुलाम अली और
आगा शेख सरवर भी अभी तक पाबंद सलासल हैं। सुराब बरकत भी उनके एक और केस में उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई है। ये इस वक्त पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की सूरत हाल है, ये इस वक्त आज़ादी इज़हार राय की सूरत हाल है। इसके बाद आ जाए जी फैसल वाटर साहब ने, जो इस्टेब्लिशमेंट के बहुत क्लोज है, उन्होंने कहा है कि हलक से उतारा जाएगा ये नोटिफिकेशन। अब पहले उन्होंने टारगेट किया इमरान खान को और तहरीक इंसाफ को, और आखिरी उनकी जो लाइन है, पता नहीं अब वो हुकूमत को कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं, और मुनीर फारूक साहब की इसके ऊपर राय मुख्तलिफ है। वो क्या कह रहे हैं वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। फैसल वाडा ने ट्वीट किया कल रात से, वो बहुत सख्त बयान दे रहे हैं सुहेल आफरीदी साहब के खिलाफ, इमरान खान साहब के खिलाफ, बहुत धमकियाँ दे रहे हैं सुहेल आफरीदी को, इमरान खान को, और कह रहे हैं कि हर सूरत में गवर्नर राज लगेगा, और गवर्नर राज जब लगेगा तो केपी में दबा के ऑपरेशन किया जाएगा। ये वो बार बार कह रहे हैं। तो उन्होंने जो ट्वीट किया है वो कहते हैं कि ऐसी की तैसी ज़हनी मरीज आंख से अंधे और कान से बहरे सुन लें, और आइन और कानून के मुताबिक फैमिली को मुलाकात की इजाज़त हाल अहवाल के लिए है, कि वो कह रहे हैं कि आंख से अंधे और कान से बहरे सुन लें कि आइन और कानून के मुताबिक जो इमरान खान से फैमिली की मुलाकात है उसकी इजाज़त सिर्फ इसलिए है कि उनका हाल अहवाल पूछा जा सके कि आप ठीक हैं। वकील को सिर्फ इमरान खान से मिलने के लिए इसलिए इजाज़त है कि वो अपने केस से मुतल्लिक लीगल उनके साथ डिस्कशन करे। वो कहते हैं कि फैमिली की मुलाकातें भी सियासी पैगाम पर मुश्तमिल हो रही हैं। सवाल उन्होंने किया कि जो फैमिली से मुलाकातें हैं वो तो हाल अहवाल पूछने के लिए हैं, लेकिन यहाँ पे हाल अहवाल के बजाय सियासी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, अब से वो भी बंद कर दी जाएंगी। उन्होंने कैटेगोरिकल बता दिया है कि इमरान खान साहब से उनकी बहनों की मुलाकातें बंद। और वैसे कल, क्योंकि जुमेरात है, कल मुलाकात का दिन है, तो कल मुलाकात के लिए जो लिस्ट गई है उसमें सुहेल आफरीदी साहब हैं, शफकत अयाज साहब हैं, शाहिद खटक साहब हैं, 3 और नाम हैं, वो भी मैं अभी आपके सामने रखता हूँ। तो कल ये टोटल 6 नाम गए हैं, लेकिन कल क्योंकि एनएफसी की मीटिंग भी है, तो अगर एनएफसी की मीटिंग हुई तो फिर ज़ाहिर है सुहेल आफरीदी साहब एनएफसी की मीटिंग अटेंड करेंगे, अडियाला फिर शायद वो ना जाए। उसके बाद सुहेल ये फैसल वाडा कहते हैं कि वकला ने केस के अलावा कोई सियासी पैगाम दिया तो वो भी बंद कर दी जाएंगी। अच्छा, हालांकि वो तो पहले से ही बंद है, क्योंकि केस इमरान खान साहब के तमाम वो केसेस जो पहले स्टेट खुद, रियासत खुद बहुत तेज़ी से चला रही थी, और इमरान खान साहब को उनका जो फेयर ट्रायल का राइट है वो नहीं दिया जा रहा था, लेकिन अब खुद हुकूमत और हुकूमती इदारों ने, प्रोसिक्यूशन ने, जजेस ने उन केसेस को कई माह से डिले कर रखा है। अक्टूबर के बाद से इमरान खान साहब के केसेस नहीं चल रहे, पहले बहुत जल्दी में चलाए जा रहे थे, लेकिन अक्टूबर के बाद से केसेस नहीं चलाए जा रहे। उसकी वजह यह है कि जब समाअत होती है तो फिर वकील अंदर जाते हैं, फैमिली अंदर जाती है, फिर इमरान खान साहब से 3-4 घंटे उनकी गुफ्तगू होती है, मुलाकात होती है, फिर बहुत कुछ बाहर का अंदर जाता है, अंदर से बाहर आता है। और एक ये जो सुहेल आफरीदी साहब वाला मामला हुआ था, ये भी इसलिए हुआ था कि 2 मुलाकातें 3 इमरान खान के साथ तसलसल के साथ हुई थी, लंबी मुलाकातें। उसके बाद जो सुहेल आफरीदी साहब वाला फैसला आया था, और अचकज़ई साहब वाला भी इसी तरह से आया था, अलामा साहब वाला भी इसी तरह से आया था। जब भी इमरान खान साहब को केस चलाते हैं तो फंस जाते हैं इदारे कि इमरान खान साहब से एक बड़ी तफसीली क्योंकि मुलाकात होती है, उनको बहुत चीज़ें उस मुलाकात में बताई जाती, उसके बाद वो बड़े फैसले ले लेते हैं, क्योंकि वैसे तो उनकी अखबार टीवी ये बंद कर दिया गया है। और फिर जब बहनें मिलने के लिए जाती हैं तो 20 मिनट की मुलाकात होती है, और उसमें ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें उस तरह से नहीं कम्युनिकेट हो सकती। उसके बाद फैसल वाडा कहते हैं कि जीती हुई अफवाज और उसके सिपह सलार के बारे में मजीद कोई बकवास बर्दाश्त नहीं की जाएगी, बल्कि बकवास करने वालों की ज़बान से जूते की सोल बना दी जाएगी। ये जहन की गंदगी है कि बिला जवाज़ और बिला वजह अपने मुल्क को अदम इस्तेकाम और अपनी फ़ौज को बदनाम करने की जो साजिश है उसको सख्ती से रोका जाएगा। अब यहाँ पे ये नहीं पता कि वो ये सिर्फ पीटीआई और इमरान खान को ये बात कह रहे हैं या ये हुकूमत के लिए भी पैगाम है कि जीती हुई अफवाज और उसके सिपह सलार के बारे में मजीद बकवास बर्दाश्त नहीं की जाएगी, बल्कि बकवास करने वालों की ज़बान से जूते की सोल बना दी जाएगी। ये जहन की गंदगी है कि बिला जवाज़ और बिला वजह अपने मुल्क को अदम इस्तेकाम और अपनी फ़ौज को बदनाम करने की जो साजिश है उसको सख्ती से रोका जाएगा। क्योंकि कुछ लोगों का ज़ाहिर है इनका इशारा शायद इमरान खान की तरफ हो, लेकिन कुछ लोग मियां नवाज शरीफ और नून लीग के बारे में कह रहे हैं कि ये वो साजिश कर रहे हैं, जो नोटिफिकेशन नहीं कर रहे हैं उसको डिले कर रहे हैं। और इसलिए अबसार आलम साहब ने अपने ब्लॉग में बड़ी वजाहत दी है कि वो जो बातें कर रहे हैं वो उनको मियां नवाज शरीफ ने नहीं बताई, बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक अफसोस का भी एक तरह से इजहार किया और बताया कि 20 अगस्त को उनकी वालदा मोहतरमा का इंतकाल हुआ, अल्लाह ताला उनकी वालदा के दर्जात बुलंद करे। और उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ ने उनको ताज़ियत का मैसेज तक नहीं किया, यानी वो बताना ही चाह रहे थे कि उनका मियां नवाज शरीफ से कोई रब्ता नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि उनका इज्जत एहतराम का मियां नवाज शरीफ से तल्लुक था, है और मरते दम तक रहेगा। और उन्होंने कहा है कि उनको शायद जो कुछ वो कह रहे हैं
उसकी कीमत भी चुकानी पड़े, और वो ये दावा कर रहे हैं कि उनके पास इससे ज़्यादा सेंसिटिव खबरें हैं, लेकिन वो इसलिए नहीं दे रहे कि मुल्क की सूरत हाल इस चीज़ की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। उसके बाद फैसल ओडा कहते हैं कि असूलन प्यार के बदले डबल प्यार, इज़्ज़त के बदले डबल इज़्ज़त, बदमाशी का जवाब डबल बदमाशी से। इसका भी नहीं पता कि वो हुकूमत को कह रहे हैं या पीटीआई को कह रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि इश्तियाल करने वाली पार्टी इस दोराहे पर ले आई है कि वापसी अब मुश्किल है। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि अब केसेस और चीज़ों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। एक तरफ वो कह रहे हैं कि मुलाकातें बंद, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं केसेस मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे तो मुलाकात करानी पड़ेगी, और मुलाकात तो आप इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने इंच बराबर कोई मजीद हड़ाबुड़ी की तो बची खुची सियासत रह गई है, वो भी गवर्नर राज से ख़त्म कर दी जाएगी। 9 मई के दहशतगर्द जो केपी में छुपे हुए उन समेत सब अपनी खैर मनाएं। नोटिफिकेशन करने वालों को कहा था कि जल्द आ रहा है, अब इसको रोल करके हलक से निकालने की तैयारी कर लें। अब नोटिफिकेशन के ऊपर तहरीक इंसाफ ने बतौर जमात तो कुछ नहीं कहा। अगर सोशल मीडिया पे तहरीक इंसाफ से वाबस्ता कुछ लोग बात कर रहे हैं तो वो आम लोग हैं, उनका तो कोई नहीं है। तो ये नोटिफिकेशन का मामला तो हुकूमत के ऊपर हम नहीं सवाल उठा रहे। नदीम मलिक साहब कह रहे हैं, तलत हुसैन साहब कह रहे हैं कि हुकूमत ने मिस हैंडल किया है, हुकूमत ने इस मामले को कंट्रोवर्शियल बना दिया। तो तलत हुसैन साहब और नदीम मलिक साहब जैसे जर्नलिस्ट कह रहे हैं। तो ये क्या कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन करने वालों को कहा था कि जल्द आ रहा है, अब उसको रोल करके हलक से निकालने की तैयारी कर लें। ये हुकूमत को ही कह रहे होंगे, क्योंकि पीटीआई का तो इसे कोई लेना देना नहीं है, पीटीआई तो अपोजिशन जमात है। अच्छा, अब हसन अयूब साहब क्या कह रहे हैं? हसन अयूब साहब कह रहे हैं कि जीएचक्यू में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, और वो कहते हैं कि जॉइंट फोर्सेस गार्ड की जानिब से जीएचक्यू में इस्लामी परेड की जामे रिहर्सल मुकम्मल कर ली गई है। सीडीएफ की खुसूसी तकरीब बहुत जल्द यानी कल या परसों मुनक्कद किए जाने का इम्कान है। इससे पहले राना सनौल्ला साहब ने भी 15 नवंबर को दावा किया था कि 17 नवंबर तक नोटिफिकेशन हो जाएगा, लेकिन आज 3 दिसंबर भी गुजर गई है और आज के दिन तक जो है वो नहीं नोटिफिकेशन हुआ। अब सुहेल ये अपना मुनीफ फारूक साहब क्या कह रहे हैं? मुनीफ फारूक साहब आपको पता है कि बहुत वेल कनेक्टेड है, और वो कहते हैं कि जो फौज का चीफ सोचता है वही सारी फौज सोचती है। फौज का इदारा ऐसे ही चलता है, और फौज के चीफ और उनकी कोर टीम इमरान खान और पीटीआई को इंतशारी समझते हैं। अल्लाह हालात बदल दे तो बदल दे, वरना दुनियावी तौर पर इमरान खान को रिहा करने का कोई इरादा नहीं। नोटिफिकेशन की ताखीर से वज़ीर आला शहबाज शरीफ का भी दूर दूर तक कोई तल्लुक नहीं। अबसार आलम साहब जो दावा कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले उन्होंने मियां नवाज शरीफ के बारे में कहा है, वो एक बयान इसमें मिस हो गया है। उन्होंने कहा है कि मैं चलिए इधर से आपको पढ़ के एंड में बता देता हूँ कि वो इस पे मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से क्या दावा कर रहे हैं। अच्छा, वो कहते हैं कि अबसार आलम जो दावा कर रहे हैं कि हुकूमत समझती है कि सीडीएफ सिर्फ बड़ी फौज से नहीं होना चाहिए, इस दावे का हकीकत से कोई तल्लुक नहीं, क्योंकि अबसार आलम साहब कहते हैं कि हुकूमत ये समझती है कि जो सीडीएफ है वो, क्योंकि 27वीं तरमीम में कह दिया गया है कि जो आर्मी चीफ होंगे वही सीडीएफ होंगे, तमाम अफवाज के तमाम फोर्सेस के वो सरबराह होंगे। तो अबसार आलम साहब के मुताबिक हुकूमत ये चाहती है कि इसको अभी तो आसिम मुनीर साहब बन जाए, लेकिन इसको आइन में तब्दील किया जाए कि वज़ीर आज़म का इख्तियार होना चाहिए कि अगर वो एयरफोर्स के सरबराह को सीडीएफ बनाना चाहते हैं तो बना सकें, नेवी के सरबराह को बनाना चाहते हैं बना सकें, क्योंकि वो कहते हैं कि ये जो सीडीएफ है